निकिता ने तैयार होकर अपना चेहरा आईने में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और माँ का आशीर्वाद पाकर वो इंटरव्यू के लिए घर से निकल गई। ठीक समय से 5 मिनट पहले ही वो उस ऑफिस में पहुंच गई जहां उसका इंटरव्यू होना था। बाहर कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हुई थी। निकिता ने गिना, वो 14 थीं। वो भी निकिता की ही तरह इंटरव्यू के लिए आई थी। उनमें से कुछ एंग्लो इंडियन थीं, कुछ के लिबास शौक किस्म के थे और मेकअप भी वैसा ही था। जो 3-4 लड़कियां एंग्लो इंडियन नहीं थीं, उनके भी कपड़े और चेहरों में एक चटक थी। निकिता को उनके सामने अपना आप बहुत साधारण सा लगा। एक बार तो उसके मन में आया भी कि वहाँ से उल्टे पांव लौट ही जाए। यहाँ नौकरी की उम्मीद करना बेकार है। ऐसी लड़कियों के मुकाबले में मेरे चुने जाने की संभावना नहीं है। यहाँ तो पहले पर्सनैलिटी देखी जाएगी, फिर बाहरी तड़क भड़क, काम तो बाद में देखा जाएगा। और अगर काम के आधार पर ही चुनाव हो तो इनमें से शायद ही कोई मुझसे अच्छी स्टेनो होगी। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के मुकाबले में मैं कई नाम ले चुकी हूँ। लौटने के विचार से निकिता के सामने अपनी बीमार माँ और दोनों छोटी बहनों का चेहरा आ गया। पिता की मौत के बाद इन सब की जिम्मेदारी अब उसी के ऊपर थी। आखिर निकिता उन लड़कियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद 4-5 और लड़कियां आ गईं। तभी उस ऑफिस का बॉस भी आ गया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। निकिता उसकी एक झलक ही देख सकी। मुश्किल से उसकी उम्र 23-24 साल की होगी। पैंट शर्ट में वो और भी छोटा लग रहा था। कुछ देर के बाद इंटरव्यू शुरू हुए। एक के बाद एक लड़की अंदर जा रही थी और आशा निराशा के भाव लिए बाहर निकल रही थी। निकिता ये सोच सोचकर हैरान थी कि उसकी बारी कब आएगी। आखिर में जब वो बिल्कुल अकेली रह गई तब उसका नाम पुकारा गया। छोटा सा केबिन था वो, जिसमें टेबल के सामने कुर्सी पर वो नौजवान बैठा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर निकिता को सामने बैठने का इशारा किया। निकिता बैठ गई तो नौजवान ने बड़े आराम से सिगरेट की डिबिया खोली, उसमें से सिगरेट निकाली और खींचकर सुलगा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू करता हुआ थक गया था और अब आगे इंटरव्यू करने को उसका मन नहीं था। तुम कब से काम करना चाहोगी? निकिता को कुछ अजीब सा लगा। इसके पहले उसने 7 इंटरव्यू दिए थे। हर जगह उससे आम रिवायती किस्म की बातें पूछी गई जो उसके बायोडाटा में पहले ही लिखी होती थी, लेकिन यहाँ तो पहला ही सवाल अजीब सा था। निकिता ने घबरा कर उत्तर दिया, जब से आप कहें। घबराहट की वजह से निकिता की सांस फूल रही थी। कल से? एकाएक निकिता का दिल उछलकर जैसे उसके गले में आ गया। एप्लीकेशन में जो सैलरी तुमने मांगी है मुझे मंजूर है। काम ठीक हुआ तो मैं और बढ़ा दूंगा। पहले दिन निकिता ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। उसका बॉस भी उसी समय पहुंचा। बाद में निकिता को पता चला उसका नाम मनोज तिवारी है। निकिता केबिन के बाहर छोटी सी टेबल पर लैपटॉप लेकर बैठ गई। पूरा दिन बीत गया पर काम कोई नहीं था। लंच टाइम में मनोज बाहर खाना खाने चला गया। निकिता घर से खाना लाई थी। लंच टाइम के बाद भी उसके लिए कोई काम नहीं था। निकिता हैरान थी कि ये कैसा ऑफिस है जहाँ बिल्कुल ही काम नहीं है। शाम को बॉस ने उसे बुलाया। निकिता अपना आईपैड लेकर अंदर गई और सतर्क होकर बैठ गई। तुम तो यहाँ काफ़ी समय से रह रही होंगी। हाँ, बचपन से, निकिता ने उत्तर दिया। तब तो तुम्हें ये शहर पसंद होगा। जी। मनोज कुछ देर तक निकिता को देखता रहा, फिर बोला, मुझे ये शहर कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत अकेलापन महसूस करता रहता हूँ। कोई कंपनी भी तो नहीं मिली। निकिता चुप रही। उस समय वो मनोज के बजाय टेबल की ओर देख रही थी। यहाँ कौन सी जगह देखने लायक हैं? निकिता ने कुछ खास जगहों के नाम बता दिए। उसी समय चपरासी चाय की ट्रे लेकर अंदर आया तो मनोज ने उसे एक कप और चाय लाने के लिए कह दिया। चाय पियोगी ना? इस शहर में तो बिना कंपनी के चाय भी अच्छी नहीं लगती। निकिता इनकार करना चाहती थी पर घबराहट से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मन में आया कि उठकर बाहर चली जाए, पर फिर चुपचाप बैठी रही और अपने आप में ऐसे सिमट गई मानो चारों ओर से खतरा हो। तुम तो परिवार में रहती हो ना? परिवार में सभी होंगे। निकिता ने दो टूक जवाब दिया। माँ और 2 बहनें हैं। मनोज अब तक चाय खत्म कर चुका था। इधर निकिता के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर उसने उठते हुए कहा, मैं जाती हूँ। मनोज चौंका। ओह, फिर कभी दिल की बातें करेंगे। अब तो वैसे भी छुट्टी का समय हो गया है। हाँ, छुट्टी के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? घर जाऊंगी। और वो बाहर निकल गई। सोच रही थी अगर पहला ही दिन ऐसा है तो आगे क्या होगा। दिन इसी तरह बीत रहे थे। ऑफिस में काम बहुत कम था। मनोज कभी उसे अपने केबिन में बुला लेता, कभी लंच पर साथ चलने का इसरार करता तो निकिता इनकार कर देती। आखिर मनोज ने कहना ही छोड़ दिया। अब तो वो उसे शाम की चाय पर भी नहीं बुलाता था, सिर्फ काम की बात ही करता। निकिता ने चैन की सांस ली। अब तक वो अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस करती थी, अब वो बोझ भी उतर गया। निकिता के मन में मनोज के प्रति जो नफरत का भाव था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था।
निकिता अब जब भी मनोज के केबिन में जाती, उसे राइटिंग पैड पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हुए देखती। वो जब भी उसकी अनुपस्थिति में केबिन में जाती तो देखती कि रद्दी की टोकरी में कई फटे हुए मरोड़े हुए कागज़ पड़े होते हैं, जिन पर टेढ़े मेढ़े चित्र बने होते। काम हालांकि पहले से थोड़ा बढ़ गया था, फिर भी निकिता को दिन का काफ़ी समय बेकार बैठकर बिताना पड़ता था। समय काटने के लिए निकिता ने भी कुछ लिखना शुरू कर दिया, कभी कोई पत्र या फिर कहानी। लिखने का शौक़ उसे शुरू से ही था, लेकिन अधिकांश रचनाएं न छपने के कारण उसका शौक़ दब गया था। इन्हीं दिनों उसने ऑफिस में काम करने वाली एक टाइपिस्ट लड़की और ऑफिस के मालिक पर एक कहानी लिखी। कुल मिलाकर वो कहानी उसकी अपनी और मनोज की कहानी थी। विषय वही घिसा पिटा कि किस तरह ऑफिस का बॉस अपनी टाइपिस्ट को फंसाना चाहता है। फुर्सत के समय वो कहानी को काटती छाँटती रहती। आखिर बार बार एडिट करने के बाद उसने एक साफ़ सुथरे कागज़ पर टाइप करके सोचा कि कहानी किसी पत्रिका को भेज देगी। अगले दिन मनोज ने उसे ऑफिस में बुलाया। निकिता अपना राइटिंग पैड लेकर गई और डिक्टेशन का इंतज़ार कर ही रही थी कि मनोज के निर्णय को सुनकर बुरी तरह चौंक गई। मैं कल कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में कर लेना। फिर कुछ देर ठहर कर बोला, मुंबई देखा है तुमने? ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही मेरा घर है। तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। वहाँ आदमी इतना अकेलापन महसूस नहीं करता। बहुत ही लाइवली प्लेस है। इस शहर में तो आज बजाय नज़रें झुकाने के निकिता सामने बैठे मनोज को चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि असमंजस का भाव था कि आखिर वह कहना क्या चाह रहा था। और मनोज चला गया। एक हफ्ते के बाद निकिता को पता चला कि मनोज वापस ही नहीं आ रहा है। उसकी जगह कोई और मैनेजर आ रहा है। निकिता के दिल में एक टीस सी उभरी, आंखों की कोर नम हो आई। मनोज के मुंह से निकले वो शब्द अकेलापन अकेलापन बुरी तरह से उसके दिलो दिमाग को कचोटने लगे। अकेली तो वो भी है, फिर क्यों नहीं समझ पाई मनोज के अकेलेपन की पीड़ा। 3 दिन बाद उसे आईडी पर मनोज का मेल आया। निकिता को लगा शायद कुछ ज़रूरी मैसेज होगा या ऑफिस की कोई बात, लेकिन अगली मेल को देखकर वो हैरान रह गई। उस मेल में निमिता की वो ही कहानी थी जिसे काट छाँट करने के बाद उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। साथ में मनोज का मैसेज भी था, डियर निकिता, दुनिया में हर बॉस अपनी स्टेनो को फंसाना नहीं चाहता। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो खूबसूरत लेकिन उदास आंखों वाली लड़की की उदासी की तह तक पहुंचकर उसके साथ पूरी उम्र बिताने की चाहत रखते हैं। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। निकिता देर तक भारी आंखों से उस मेल को देखती रही। आखिर उसकी आंखों में धुंध छा गई। अगले ही पल उसने मनोज को मेल का रिप्लाई भेजा, आती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करो। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।